दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने आज बड़ी रैली की, अपनी एकजुटता का परिचय दिया और दिल्ली से 72 किलोमीटर दूर यानी रामलीला मैदान से 72 किलोमीटर दूर मेरठ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया। 10 सालों से वो आह्वान कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 सालों से नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं और इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें आरोप अजीत पवार पे लगते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। ईडी का नोटिस हेमंता बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी को मिलता है, वो साथ आते हैं। और ऐसे तमाम नेताओं की फौज आपको दिखेगी जो या तो साथ आ गए या जेल पहुंचा दिए गए। और कुछ तो ऐसे हैं जो साथ आए बावजूद इसके जेल पहुंचा दिए गए, लेकिन कोई आरोप उन पर साबित होता हुआ दिखता हुआ दूर दूर तक प्रतीत नहीं हो रहा है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, ईडी का दुरुपयोग चलता रहेगा, सीबीआई का दुरुपयोग और सदुपयोग चलता रहेगा, चुनाव भी लोकतंत्र में चलता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच 400 पार के दावे की हकीकत क्या है? अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करने की सूरत अगर अभी आज की तारीख में 31 मार्च 2024 की परिस्थितियों में कहें तो बहुत साफगोई के साथ ये कहने पर साफ साफ दिखाई देता है कि इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े यानी 272 से केवल 50 सीट, लगभग 50 सीट की दूरी पर ही दिखाई दे रहा है। जी हां, 272 के आंकड़े से लगभग 50 सीट की दूरी पर इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बात किस आधार पर कही जा रही है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि प्रधानमंत्री के 400 के दावे को कैसे झुठलाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को यह भी लगेगा कि क्या आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई रैली और उस रैली में उमड़ी हुई भीड़ को देख करके उस भीड़ के अंदाज से तो ये बात नहीं कही जा रही है। जी नहीं। यदि भीड़ के अंदाज से ही ये बात कही जाए तब तो इंडिया गठबंधन को 300 साढ़े 300 का आंकड़ा छू लेना चाहिए। जबरदस्त भीड़ रामलीला मैदान और उसके आसपास की सड़कों पर दिखी है। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी की पार्टी के प्रतिनिधि तक, वाम मोर्चे से लेकर सीताराम येचुरी से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, और इन सब के साथ कांग्रेस अध्यक्ष और संभवतः देश के पहले दलित प्रधानमंत्री यदि बने तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सारे बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच यदि तेजस्वी यादव दिखाई दे, यदि कल्पना सोरेन दिखाई दे, यदि चंपई सोरेन दिखाई दे उस मंच पर, शरद पवार और उद्धव ठाकरे दिखाई दे, तो ये गठबंधन सिर्फ नेताओं का नहीं, उमड़ी हुई भीड़ तो इस दिशा में इशारा करती है कि ये कार्यकर्ताओं का भी गठबंधन करीब करीब हो चुका है। लेकिन इस भीड़ से इतर, इस हालात से इतर यदि वास्तविक संख्या पर बात करें तो इंडिया गठबंधन केवल 50 सीट दूर बहुमत से दिखाई देता है। बोलने दीजिए प्रधानमंत्री को मेरठ से, बोलने दीजिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली से, बोलने दीजिए सुनीता केजरीवाल को दिल्ली से। फर्क उससे नहीं बल्कि फर्क इस देश की जनता डाल रही है। 10 सालों के दरमियान चाहे वो अग्निवीर से लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम तक, बेरोजगारी से लेकर सरकारी वैकेंसियों में कमी तक, किसानों की एमएसपी गारंटी मांग से लेकर के स्वामीनाथन फॉर्मूले तक, और पेशा कानून जो आदिवासियों के लिए 1996 में बना, उससे लेकर ईडी सीबीआई के दुरुपयोग तक, हर तरह से जाति जनगणना से लेकर दलितों के मुद्दे तक, ये सारे मुद्दे एक ऐसे दौर में, एक ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां इंडिया गठबंधन सिर्फ लगभग 50 सीटों की दूरी पर दिखाई दे रहा है। और ये 50 सीटें आने वाले 50 दिनों में, आने वाले 50-55 दिनों में क्या इंडिया गठबंधन इसको पूरा कर लेगा इस आंकड़े को? ये सवाल है। लेकिन इंडिया गठबंधन तो बहुमत से 50 सीट दूर दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि 50 सीट दूर यदि इंडिया गठबंधन है तो क्या एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है? जी नहीं। एनडीए गठबंधन भी बहुमत के आंकड़े से तकरीबन 50-60 सीट दूर ही दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, आने वाले कुछ दिनों में चर्चा करेंगे। आज हम इंडिया गठबंधन पर फोकस करेंगे क्योंकि तकरीबन 100 के करीब सीटें ऐसी है जो ग्रे एरिया में दिखाई दे रही है आज की तारीख में। क्षेत्रवार यदि बात करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्षेत्रवार में आपको आसानी से समझ में आने लायक चीजें आपके सामने रखता हूं। दक्षिण भारत,
5 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, शुरुआत वहीं से करते हैं। 5 राज्यों की कुल सीटें 129, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप की 2 सीटें जोड़ दे तो 131। इन 131 सीटों में इंडिया गठबंधन किसी भी सूरत में 105 के आंकड़े से नीचे नहीं दिखाई देता। वो 110 का आंकड़ा भी पार कर सकता है, लेकिन जिस प्रकार से डीके शिव कुमार ने बिसात बिछाई, जिस प्रकार से कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने केरल में बिसात बिछाई, जिस प्रकार से एम के स्टालिन ने, डीएमके के मुखिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बिसात बिछाई, जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी ने बिसात बिछाई, और इन सब के बीच एक संयुक्त ताकत आंध्र प्रदेश में भी घुसती हुई दिखाई दे रही है। उसमें 105 सीट से नीचे इंडिया गठबंधन की गुंजाइश किसी भी सूरत में नहीं बनती है। सबसे मजबूत किला इस देश में विपक्ष का कोई है इंडिया गठबंधन का, तो वो दक्षिण भारत है। सवाल ही नहीं कि 105 से नीचे, कोई चमत्कार ही होगा कि 105 से नीचे सीट इंडिया गठबंधन को दक्षिण भारत में मिले। हाँ, अभी 50-60 दिन है, हालात बदल जाए तो बात अलग है, लेकिन हालात बदलने की गुंजाइश कम से कम दक्षिण में कम दिखाई दे रही है। दक्षिण से थोड़ा अलग हट करके बात करें, थोड़ा पूर्वी भारत पर आए। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश तक चले जाएं, मणिपुर, असम और सुदूर पूर्वोत्तर तक चले जाएं, तो इन इलाकों में भी इंडिया गठबंधन की सीटों को यदि आप जोड़ करके देखें तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा अंतर। 75 सीटें बिहार, झारखंड, उड़ीसा की, 42 सीटें बंगाल की, यानी 75, 42, 117 सीटें, एक सीट सिक्किम की, 118 सीट और 24 सीटें पूर्वोत्तर की। 118 और 24, 142 सीटें, और इन 142 सीटों में बुरे हालात में भी इंडिया गठबंधन 55 से 60 सीटों तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 55 से 60 सीटों तक इंडिया गठबंधन यहां पहुंच सकती है। 50 के ऊपर तो हर हाल में इंडिया गठबंधन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बेहद कम सीटों पर आ सकती है। बिहार में 40 में 39 पिछली बार थी, वो बढ़ तो सकती नहीं, किशनगंज मिल जाए तभी बढ़ेगी, और किशनगंज तो मिलना नहीं है। अलबत्ता 10 सीटें, 8 सीट या 12 सीट घट जरूर सकती है। कमोबेश यही स्थिति झारखंड में है। ढोलू महतो जैसे उम्मीदवार को धनबाद से टिकट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी 14 में 12 के आंकड़े को नहीं दोहरा सकती। हजारीबाग में जो प्रयोग किया गया है उसके सहारे वो आंकड़ों को नहीं दोहरा सकती। राम टहल चौधरी जैसे जनाधार वाले नेता छोड़कर जा रहे हैं, नहीं दोहरा सकती वहां उन आंकड़ों को। उड़ीसा की स्थिति भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी की पतली हालत को देखते हुए नवीन पटनायक ने बीजेपी की तरफ से गठबंधन की जो तमाम कोशिशें हुई उन सब को पर पानी फेर दिया। पानी इसलिए फेर दिया क्योंकि नवीन पटनायक चाहते हैं कि उड़ीसा में जनता में विपक्ष को लेकर कंफ्यूजन रहे कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है या बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है। अगर वो बीजेपी के साथ अलायंस करते तो कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का, ऑपोजिशन का पूरा स्पेस हासिल हो जाता, जो वो नहीं होने देना चाहते थे। वो कंफ्यूजन बना के रखना चाहते हैं वोटर्स के बीच। और ये कंफ्यूजन किसकी ताकत से? क्या बीजेपी की ताकत से उड़ीसा में? जी नहीं, ये कंफ्यूजन भक्त चरण दास को प्रदेश कांग्रेस की अभियान समिति का अध्यक्ष बनने के बाद एक नए तरीके से जो सामाजिक विमर्श दलितों के बीच, आदिवासियों के बीच, राहुल गांधी की 5 गारंटी के बीच, हर बेरोजगार को, हर डिग्री डिप्लोमाधारी बेरोजगार को 25 साल की उम्र तक हर साल 1 लाख रुपए की गारंटी वाले और 30 लाख नौकरियों वाली गारंटी के गांव गांव तक पहुंचने की परिस्थितियों में इस अलायंस को ना करने का फैसला हुआ। बंगाल की हालत तो क्या बताई जाए। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी किस मजबूरी में, किस हालात में है वहां, वो कहने की जरूरत नहीं है। 18 सीटें मिल गई, वो चमत्कार था, और चमत्कार बार बार नहीं होते। पूर्वोत्तर में राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ी भीड़, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भीड़, और मणिपुर की घटना, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में भले ही कुछ सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो जाए, लेकिन जनमत के बीच जहां भी चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा में तो निर्विरोध हो सकता है, लोकसभा में नहीं हो रहा। तो 55 से 60 सीट पूर्वोत्तर से दिखाई दे रही है। 105 सीटें मैंने दक्षिण भारत से बताई, और 55 सीट मिनिमम, न्यूनतम पर काउंट करके चले तो यह आंकड़ा 160 तक जाता है।
और 160 के आगे बहुमत का आंकड़ा अभी भी 112 सीट दूर है। अब इन सब आंकड़ों के अलावा उत्तर भारत में चलते हैं, यानी उत्तराखंड, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक 46 सीटें। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन सब को मिलाकर के देखें तो यहां भी इंडिया गठबंधन को बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में 3 से लेकर 5 सीट इंडिया गठबंधन को, छठी सीट भी मिल सकती है, लेकिन 3 से 5 की संभावना है। हरियाणा में 5 सीट मिनिमम इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भी आधा आधा तो होगा ही, 4 में 2 तो हर हाल में आएगी। उत्तराखंड में भी खाता खुलता हुआ 1 सीट पर दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में भी हालात अच्छे नहीं है। पंजाब में बीजेपी खाता खोल पाएगी या नहीं, ये स्थिति है। 13 में कम से कम 11 सीटें इंडिया गठबंधन की होगी और कश्मीर की 5 सीटों में भी 3 से लेकर 4 तक सीटें इंडिया गठबंधन की होगी। घाटी की 3 सीटों पर सवाल ही नहीं है बीजेपी का। जम्मू रीजन की 2 सीटों में 1 सीट गंवाने की स्थिति बीजेपी में है और लद्दाख के विरोध प्रदर्शन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीट पिछली बार लद्दाख की बीजेपी के हाथ आई थी, वो आने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। तो यहां जो हालात दिखाई देते हैं, इन हालातों पर यदि आप गौर करें तो उत्तर भारत में दिल्ली से लेकर उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक इंडिया अलायंस की सीटों की 46 सीटों की जो संख्या है, इन 46 में 25 से लेकर 30 के बीच में इंडिया गठबंधन को सीटें मिलती हुई दिख रही है। अगर 25 सीट भी माने तो इंडिया गठबंधन 185 सीटों पर बेहद आराम से पहुंचता है। 105 दक्षिण भारत से, 55 कम से कम पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत से, और उत्तर भारत के छोटे राज्यों में दिल्ली, उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक कम से कम 25 सीटें यहां से, यह आंकड़ा 185 का पहुंचता है, 185 सीटों का। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड 171 सीटों वाले उस इलाके में जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 149 थी पिछली बार। 171 में 149, उत्तर प्रदेश 62 सीट। गठबंधन के साथ तो बीजेपी की सहयोगी दलों के साथ वो संख्या 152 तक थी, लेकिन उत्तर प्रदेश 62 सीट बीजेपी की, 80 में 62, दो सहयोगी दलों की थी 64। तो 62 यूपी में, छत्तीसगढ़ में 11 में 9, मध्य प्रदेश में 29 में 28, राजस्थान में 25 में 24, गठबंधन के साथ 25 की सभी 25, और गुजरात में 26 की 26। ये हालात इस बार नहीं है। बहुत आसानी से 20 सीटें फिर विपक्ष को जा रही है। पिछली बार भी 19 सीटें गई थी, इस बार भी 20 सीट, 19-20 सीट बहुत आसानी से जा रही है विपक्ष को। तो इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें अगर वो बरकरार भी विपक्ष रह जाए तब भी विपक्ष का आंकड़ा 205 तक पहुंचता है और भारतीय जनता पार्टी को बरकरार रखने में मशक्कत करनी पड़ रही है। राजस्थान की हालत आपको पता है कि क्या है। राजस्थान की हालत के आगे जाकर के देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें 1 से तो बढ़ेगी। अब ये कांग्रेस की काबिलियत पर निर्भर करता है कि वो 1 से बढ़ाकर 2 करती है या 1 से बढ़ाकर 11 करती है। छत्तीसगढ़ में कुछ कह नहीं सकते आज की तारीख में, लेकिन एक आध सीट बढ़नी ही चाहिए, घटने की उम्मीद नहीं है। गुजरात में 26-0 भारतीय जनता पार्टी, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से यदि चुनाव हुए, किसी भी प्रकार की पोल रिगिंग की संभावना को खत्म किया गया। पोल रिगिंग वैसे होती है या नहीं होती है, चुनाव आयोग तो मानता नहीं है, लोगों में भले ही संदेह हो। खैर, चुनाव आयोग नहीं मानता तो कम से कम आज की तारीख में हम भी उस बात को वहीं छोड़ देते हैं, माने या ना माने, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, चैनल की राय नहीं हो सकती। लेकिन गुजरात में भी 4 से 5 सीटों का डेंट लगता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता चैतर बसावा की अपनी ताकत दिख रही है। कुछ इलाकों में, साबरकांठा, पाटन जैसे इलाकों में अलग स्थिति है। अहमदाबाद शहर की एक सीट वो भी फंसी हुई दिखाई दे रही है। जामनगर और राजकोट के इलाके की कुछ सीटें, अमरेली की सीट पर अलग विवाद है। और पुरुषोत्तम रूपाला ने जिस प्रकार से क्षत्रियों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ बयान दिए हैं, वहां पर हालात यदि 5 से बढ़कर 7, 8, 10 सीटों तक विपक्ष के पक्ष में चली जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन 20 सीटें तो कम से कम फिर आ रही है। 185 और 20, 205। दक्षिण भारत से 105, इन 6 राज्यों से यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से कम 20,
पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत से 55 और उत्तर भारत से कम 25। अब आते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत आज की तारीख में है, जिसे क्षेत्रीय स्वरूप में महाविकास आघाड़ी कहते हैं। उस महाविकास आघाड़ी की पर अगर गोदी मीडिया के सर्वे की ही बात करें, कुछ महीनों पहले एक गोदी मीडिया के चैनल ने 34 सीटें मिलती हुई दिखाई थी। जी हाँ, 34 सीटें मिलती हुई दिखाई थी। और यदि वो 34 सीटें फिर से मान ली जाए, गोवा में भी 2 सीटों में 1 सीट कांग्रेस को आनी है, वो 34 सीटें फिर से मिलती हुई मान ली जाए, तब तो 205 और 34 और 35 240 का आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन थोड़ा ग्रे एरिया कुछ राज्यों में छोड़ दें तो कम से कम 220 से 225 के बीच सीटें इंडिया गठबंधन की बनती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो कुछ सीटों पर विवाद चल रहा है, उस विवाद से पीछे हट जाए, दीर्घकालिक हित में यदि शिवसेना और कांग्रेस आपस में समझौते की टेबल पर बैठ जाएं, प्रकाश आंबेडकर फिर से तमाम तरह की गतिविधियों को कुछ समय के लिए टाल दें, तो महाराष्ट्र में आंकड़ा 40 से 45 तक पहुंच सकता है। 40 सीटों से ऊपर जा सकता है यदि फ्रेंडली फाइट की नौबत नहीं आई तो 222 से 25 सीटें किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन को आ रही है। अब 222 से 25 की जो संख्या दिख रही है वो 272 से 75 के बीच कैसे पहुंचे, असल लड़ाई इंडिया गठबंधन को यहां लड़नी है। और ये सीटें कहां से बढ़ेंगी? तेजस्वी यादव को, कांग्रेस पार्टी को लचीला रुख अपनाते हुए बिहार में मेहनत करनी होगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अपने एजेंडे के साथ, जो उनका पीडीए का एजेंडा हो या जाति जनगणना का हो या रोजगार का हो या 1 लाख रुपए हर शिक्षित बेरोजगार को हर साल 25 साल की उम्र तक देने का मसला हो, इन अग्निवीर को परमानेंट करने का मुद्दा हो, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, इन सब के साथ साथ जातीय समीकरण को साधते हुए बीजेपी के कैंडिडेट की घोषणा होते ही उनकी सीटों की ताकत को, उनके कैंडिडेट की क्षमता को आंकते हुए, पार्टी की क्षमता को आंकते हुए तब अपने कैंडिडेट के सिलेक्शन पर ध्यान देना होगा। गड़बड़ियां तो बहुत की है, कांग्रेस पार्टी ने भी, अखिलेश यादव ने भी, कुछ हद तक तेजस्वी यादव ने भी, बिहार में लालू यादव ने भी की है। तेजस्वी यादव की भूमिका कम, लालू यादव की भूमिका लोग ज्यादा बता रहे हैं। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हैं, वहां आदिवासियों के बीच एक अलग तरह की चेतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गिरफ्तार हैं और आज शक्ति प्रदर्शन जो हुआ है उससे तो देख करके अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि दिल्ली की कहीं 7 सीटें न फिसल जाए, लेकिन 4 सीटें तो जाएंगी ही जाएंगी। और इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है, जो 1 महीने पहले तक लोग लचर मान रहे थे, महाविकास आघाड़ी की तैयारी लचर नहीं है। और जो फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है वो लचर तैयारी का परिणाम नहीं, वो ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम है। तो लचर तैयारी होगी, इस बात की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सियासत नए तरीके से होगी, ये बात करीब करीब तय है। भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकने की कवायद कहीं हो सकती है तो सिर्फ कुछ गिने चुने राज्यों में। उत्तर प्रदेश में विपक्ष को कोशिश करनी होगी कि उनकी सीटों की संख्या 40 तक पहुंच जाए। बिहार में कोशिश करनी होगी कि उनकी सीटों की संख्या 18 से 20 पहुंच जाए। मध्य प्रदेश में कोशिश करनी होगी कि कम से कम ये संख्या 8 से 10 पहुंच जाए। 10 से 12 सीटों की गुंजाइश राजस्थान में अभी से दिख रही है, यदि ढंग से लड़े तब। गुजरात में सीटें बढ़ानी होगी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को तमाम मतभेदों को दूर करते हुए चुनाव लड़ना होगा। 272 का आंकड़ा मुश्किल नहीं, सिर्फ 50 सीट और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और इस 50 सीट को बढ़ाने पर कम से कम जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू और नवीन पटनायक, इन तीनों के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नई सरकार बनाने के बाद नहीं होगी। क्योंकि इन तीनों पार्टियों को मिलाकर चंद्रबाबू नायडू भले ही गठबंधन में बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद वो बीजेपी को समर्थन देंगे केंद्र में, इस बात की दूर दूर तक संभावना दिखाई नहीं देती। चुनाव के बाद यदि बीजेपी सत्ता में आ रही है, अकेले ही 250 पार करने की नौबत हो, तब तो चंद्रबाबू नायडू दे देंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को यदि लगा कि उनके समर्थन देने से ही सरकार बन सकती है या गिर सकती है, तब उस परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू कोई भी फैसला ले सकते हैं। कमोबेश यही फैसला नीतीश कुमार भी ले सकते हैं। ये बात, ये आशंका बीजेपी को है। और आज मेरठ की रैली के मंच पर जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की थी, उस बॉडी लैंग्वेज को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि दोनों के संबंधों में मधुरता अब करीब करीब
खत्म सी हो चली है। चुनाव के दरमियान बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत बड़ा होता है। 10 साल पहले सबके खाते में 15-15 लाख डालने वाले प्रधानमंत्री उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। आज 10 साल प्रधानमंत्री पद पर बिताने के बाद फिर से ये कहते हुए नजर आए कि ईडी जो प्रॉपर्टी जब्त कर रही है, जांच एजेंसियों की दबिश से, चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, जिस प्रकार की संपत्तियां जब्त की जा रही है वो गरीबों में बांट दी जाएंगी, इस वादे पर कोई भरोसा नहीं करेगा। कोई इसलिए भी भरोसा नहीं करेगा क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जिन अडानी के विमान का इस्तेमाल कर 2014 के चुनाव में पूरे हिंदुस्तान को एक एक सीट को नापने का काम नरेंद्र मोदी ने किया था, उन अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ी और आम जनता की इनकम कितनी घटी, औसत भारतीयों की आय कितनी घटी, ये तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है। लेकिन ऑक्सफैम को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी इस रिपोर्ट के बाद। जनता प्रताड़ना झेलने की आदी नहीं है क्योंकि जनता डेमोक्रेटिक सेटअप में 70-75 साल बिता चुकी है। 19 महीने की इमरजेंसी को जनता झेलने के लिए तैयार नहीं थी। और अब जब मामला सिर्फ 50 सीटों पर आकर रुका हुआ है कि ये 50 सीटें इंडिया गठबंधन कहीं से जुगाड़ करे, मध्य प्रदेश में ताकत बढ़ाए, राजस्थान में ताकत बढ़ाए, महाराष्ट्र में और अच्छा करे, उत्तर प्रदेश में अच्छा करे, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार में अच्छा करे तो और आगे बढ़ सकती है। ये हालात दिख रहे हैं। हरियाणा में भी अच्छा कर सकती है और अच्छा कर सकती है। ये हालात जो दिखाई दे रहे हैं तो इन 50 सीटों की संख्या यानी 222-25 से 275 तक पहुंचने की जो अभी जो संकट दिखाई दे रहा है, याद रखिए 50 से 60 दिन बचे हुए हैं। तो 50 दिनों में 50 सीट पाने के लिए जो मशक्कत करनी है, वो मशक्कत इंडिया गठबंधन ने जो ट्रेलर आज दिखाया है दिल्ली में, उस ट्रेलर को अगले 50-60 दिनों तक मोमेंटम बनाकर रखना होगा। वही मोमेंटम और कैंडिडेट सिलेक्शन की समझदारी इंडिया गठबंधन को चुनावी जीत की संभावना और जीत के द्वार तक पहुंचाएगी। कहीं कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने बेटे को टिकट दिलवाए, बेटे, भतीजे और परिवारवाद में पार्टी को उलझाने की या गठबंधन को उलझाने की कवायद हो, यही सब परिस्थितियों पर रोक लगाने की जरूरत है। सुनीता केजरीवाल की मार्मिक अपील, भावनात्मक अपील दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी, जहां आम आदमी पार्टी नहीं है, वहां भी इंडिया गठबंधन के फेवर में काम करती हुई दिख रही है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा वो 4 जून को सामने आएगा। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से आज फिक्सिंग की बात की है, मैच फिक्सिंग की, कि क्रिकेट में मैच फिक्सिंग होती है, और सियासत की जिस फिक्सिंग की बात कर रहे थे, उस फिक्सिंग को आरोप लगाने के साथ साथ राहुल गांधी को कांग्रेस के अंदर से फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की पहचान कर रणनीति बनाने और कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया से उन्हें अलग करना होगा। यह भी एक बहुत कड़वी सच्चाई है। पता नहीं राहुल गांधी इस पर क्या सोच रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।